Hello, good day to everyone watching this video. Myself, Dr. Neelam Sethi from Dr. B.R. Ambedkar Government PG College, Nimbahera. I'm the assistant professor there, and this video has been prepared in context with BCom third year subject Financial Management. हम इस वीडियो में वित्तीय प्रबंधन विषय का एक सब्जेक्ट बिजनेस फाइनेंस कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम उसका मीनिंग, नेचर और स्कोप को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले बिजनेस फाइनेंस होता क्या है. बिजनेस फाइनेंस ये टर्म दो शब्दों को मिला के बना है, बिजनेस और फाइनेंस. हिंदी में कह सकते हैं व्यवसाय और वित्त. व्यवसाय या बिजनेस क्या होता है. बिजनेस इज एन एक्टिविटी, एक क्रिया है जिसके द्वारा लाभ कमाया जाता है. इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ टेकन अप टू अर्न प्रॉफिट. एंड फाइनेंस या वित्त क्या होता है. तो सबसे पहले एक मन में शब्द आता है पैसा. कुछ हद तक ये सही है. फाइनेंस या वित्त पैसा है, वो सारा कैपिटल है और वो सारे रिसोर्सेज और संसाधन है जो बिजनेस में लगाए जाते हैं. तो इन्हीं दोनों शब्दों को जोड़ के बनता है टर्म बिजनेस फाइनेंस. इसी से इसका मीनिंग समझ में आता है कि बिजनेस फाइनेंस क्या है. बिजनेस फाइनेंस इज द अरेंजमेंट, utilization and planning of amount to be invested in regular business activity. That means व्यावसायिक वित्त के अंदर आप पैसे की व्यवस्था, उसके उपयोग, इनकी योजना बनाते हो कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा और उसे कहाँ पे यूटिलाइज या उपयोग में लिया जाएगा. ये है व्यावसायिक वित्त का मतलब या अर्थ. आगे बढ़ते हैं. अब आती है उसकी डेफिनेशन या परिभाषा. सबसे पहली चीज़, डेफिनेशन और परिभाषा में डिफरेंस क्या है. मीनिंग होता है जो हम खुद बनाते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं. लेकिन डेफिनेशन और परिभाषा होती है किसी कोटेड ऑथर की. किसी इकोनॉमिस्ट ने जैसे कुछ कहा, उन्होंने किसी चीज़ को समझाया, तो उनके शब्द अगर हम लिखते हैं तो वो परिभाषा या डेफिनेशन बनती है. आपको बहुत सारी डेफिनेशंस और बहुत सारी परिभाषाएं इंटरनेट पे बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगी. मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन ली है बाय B.O. व्हीलर. अकॉर्डिंग टू हिम, बिजनेस फाइनेंस इज अ बिजनेस एक्टिविटी. ऑफकोर्स व्यावसायिक वित्त एक व्यापारिक क्रिया है विच इज़ कंसर्न विद एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब है किसी चीज़ को अक्वायर करना, किसी चीज़ को हासिल या पाना. सो अक्वायर कर रहे हैं आप पैसे को यूज़ में लेने के लिए, पहले उसे पा रहे हैं. एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है कंजर्व करना, उसे संभाल के रखना ताकि उसे सही समय पर सही जगह पे उपयोग में लाया जा सके. किसे? पैसे को. सो कंजर्वेशन, अक्वायरिंग ऑफ कैपिटल फंड्स सो दैट फाइनेंशियल नीड्स, वित्तीय ज़रूरतें किसकी, उद्योग की, व्यवसाय की पूरी हो सके और साथ ही साथ व्यवसाय के दूसरे उद्देश्यों को भी समय समय पे पूरा किया जा सके. नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं. वैसे तो विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली हम लोग परिभाषा और अर्थ से खुद निकालते हैं, बट फिर भी जो बेसिक 4 विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ पे बता रखी हैं. पहली विशेषता देखते हैं. इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट. यह एक व्यापक धारणा है. इंग्लिश में 2 टर्म्स अपोजिट में यूज़ होते हैं, नारोअर एंड वाइडर. वाइडर को हम ब्रॉडर भी कहते हैं. तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई छोटी सी बात नहीं है. ऑफ कोर्स पैसा है तो छोटी बात तो हो भी नहीं सकती, और हम बात कर रहे हैं बिजनेस के पैसों की. सो इट इज़ अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट जिसको बहुत ढंग से पढ़ा जाता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, फाइनेंस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस. वित्त व्यापार का अभिन्न अंग है. इंटीग्रल, इंटरनल. एक बिज़नेस की अगर हम बात करें तो बिज़नेस में बहुत सारे विभाग या अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. उसी तरह से एक होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट भी है, बट बाकी सारे डिपार्टमेंट का भी एक इम्पोर्टेंट और अंदरूनी हिस्सा है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिना पैसों के काम नहीं कर सकता, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिना पैसों के एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, सेल्स डिपार्टमेंट बिना पैसों के बेच नहीं सकता. तो फाइनेंस हर डिपार्टमेंट का अंदरूनी हिस्सा कहलाता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक,
इट इज़ असिस्टिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। फाइनेंस से रिलेटेड सारी क्रियाओं को ये मदद करता है। अब बिजनेस की सारी क्रियाएं ही पैसों से कनेक्ट होती हैं, तो ऑल द एक्टिविटीज़ आर कनेक्टेड विद बिजनेस फाइनेंस। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, इट डील्स इन ऑल सेक्टर्स। कहते हैं इकोनॉमी में जनरली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीय एंड टर्शरी तृतीय। प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर कृषि को इंक्लूड करते हैं। द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर में हम उद्योगों को, कंपनीज को इंक्लूड करते हैं, जो क्या करती हैं, प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेती है और उनसे उत्पादन करती हैं। टर्शरी सेक्टर सेवा सर्विस सेक्टर है। इन तीनों सेक्टर्स में फाइनेंस इम्पोर्टेंस रखता है। वित्त की अपनी महत्वता है, किसी में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, किसी में थोड़ी कम, बट बिल्कुल कम ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फाइनेंस या वित्त हर सेक्टर में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। नाउ फिनिशिंग ऑफ विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्कोप, बिजनेस फाइनेंस का स्कोप, जिसको हिंदी में बोले तो व्यावसायिक वित्त का क्षेत्र। स्कोप क्या होता है? स्कोप इज द एरिया अंडर स्टडी। हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यावसायिक वित्त। तो ये कौन से क्षेत्र को अपने अंदर लाता है, उसका अध्ययन करना ही स्कोप कहलाता है। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये नीचे कुछ फील्ड्स दी गई हैं जिसमें व्यावसायिक वित्त देखा जाता है। एक एक करके इन सारी फील्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फील्ड का नाम देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग और कंट्रोल मैनेजमेंट या प्रबंधन के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 तत्व हैं। प्लानिंग कहते हैं एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता है, कभी भी प्लानिंग किसी भी बिजनेस में नहीं रुकती। तो पैसे की प्लानिंग कैसे रुक सकती है? तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग आती है। इसी में साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा एलिमेंट है कंट्रोल। कंट्रोलिंग क्या होता है? ऐसा नहीं किसी पे काबू पाना। कंट्रोलिंग अगर आप प्रबंधन के हिसाब से समझें तो 3 स्टेप्स में पूरा होता है। आपने एक टारगेट सेट किया, आपने एक्चुअली काम किया, फिर टारगेट को और एक्चुअल काम को आप कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं और उनमें जो फ़र्क आता है उसको देखते हैं और उस फ़र्क को कम हो या ज़्यादा हो हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंस कंट्रोल की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वस्तु के उत्पादन में आपने ये डिसाइड किया कि 100 रुपये लगेंगे, लेकिन उसे बनाने में खर्चा आ गया 120 रुपये का। तो ये 20 रुपये का फ़र्क क्यों आया, उस चीज़ को समझना और उसे कम करने की कोशिश करना, ये है फाइनेंशियल कंट्रोल। सेकेंड स्कोप में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रिसर्च। 12th अकाउंट्स में एक बुक थी, उस बुक का नाम ही था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ का विश्लेषण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उस बुक के अंदर आपने जो जो चैप्टर्स देखे थे, जैसे रेशियो एनालिसिस, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो, ये सब क्या है? ये उन स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करते थे। और क्यों करते थे? कैश कितना आया, कैश कितना गया, नकद आना और जाना, इन सब के बारे में पता होना चाहिए ताकि बिजनेस ढंग से चल सके। इसीलिए बिजनेस फाइनेंस इसको भी अपने अंदर स्टडी करता है। थर्ड स्कोप आता है कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इसका हिंदी में मतलब है पूंजी संरचना प्रबंध। कैपिटल क्या होता है? 11th अकाउंट्स याद करिए तो शुरुआत में एक फॉर्मूला आपने सीखा था, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, इट गिव्स यू व्हाट? कैपिटल। तो जितना भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, कितना पैसा एसेट्स में लगा, कितने पैसे से लायबिलिटीज़ पे हुई, उसके बाद जो बचा वो क्या बताता है? कैपिटल। इस कैपिटल को आप कितना रिजर्व में रख रहे हैं, कितना री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है रेजिंग कैपिटल, पूंजी को बढ़ाना। इसमें एक वर्ड कनेक्ट किया है मैंने, सोर्सेस, उससे इसको समझना और आसान हो जाएगा। सोर्सेस का मतलब स्रोत, कहाँ से पैसा आएगा, जैसे डिबेंचर्स के थ्रू, शेयर्स के थ्रू, बैंक लोन के थ्रू। हर सोर्स का अपना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। आपको इन सब को स्टडी अप करना होता है बिजनेस फाइनेंस के अंदर, ताकि डिसाइड किया जा सके कि किस सोर्स के थ्रू पैसा लेना बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट कम्स इन्वेस्टिंग कैपिटल, मतलब पूंजी निवेश।
यहाँ पे भी समझने के लिए मैंने टर्म लिखा है ब्रैकेट में, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, मतलब स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल वो होता है जो फिक्स्ड एसेट्स में लगता है, स्थायी संपत्तियों में, और कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल वो होता है जो बिजनेस के रोज़मर्रा के खर्चे में ज़रूरत पड़ती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द कैपिटल और द मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। तो जितना भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, कितना लगेगा फिक्स्ड में, कितना लगेगा वर्किंग में, कैसे बांटा जाए, ये डिसीजन भी बिजनेस फाइनेंस के अंदर लिए जाते हैं। इसी में आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है मॉनिटरिंग फाइनेंस एंड रिस्क। मॉनिटरिंग करना, पैसे को देखना, मॉनिटर करना कि पैसा कहाँ जा रहा है, सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमने पैसा कहीं से अरेंज किया है तो हमें उसको वापस भी पे करना है, उस पे खर्चे भी हो रहे हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऐसी जगहों से पैसा आए जिसमें जोखिम या रिस्क कम से कम हो और फ़ायदा या रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इनकी स्टडी इस टॉपिक के अंदर आती है। नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने आप में ये बिजनेस फाइनेंस ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हालांकि मैंने इसे बाद में लिख दिया है, फाइनेंस को मैनेज करना। इसके साथ आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इक्विटी और डेप्थ। इक्विटी का मतलब यहाँ पे शेयर्स से है, इक्विटी शेयर ले लो, प्रेफरेंस ले लो। डेप्थ का मतलब खाली डिबेंचर्स नहीं है, लोन भी है। डेप्थ इक्विटी रेशो, 12th अकाउंट्स फिर याद आ जाएगी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि कितना पैसा शेयर्स के थ्रू उठाना है, कितना पैसा डिबेंचर्स लोन के थ्रू उठाना है, ये डिसीजन लेना इस टॉपिक के अंदर कवर होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अभी हमने वर्किंग कैपिटल को डिस्कस किया था, कार्यशील पूंजी जो आपके रोज़मर्रा के खर्चों में काम आती है। अब फिर एक बार 12th अकाउंट्स में जाइए, वहाँ पे एक टॉपिक था रेशो एनालिसिस। उसके अंदर रेशोज निकालते थे और दो ग्रुप होते थे, लिक्विडिटी रेशो, तरलता, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायकता। कहते हैं लिक्विडिटी रेशोज में आते थे करंट एसेट, लिक्विड एसेट, जो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करते थे, जैसे कि क्या बिजनेस एक साल के अंदर अपनी लायबिलिटीज पे कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, लंबे समय में आप अपने आप को क्लियर ऑफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एक तरफ बात हो रही है छोटे समय की, एक तरफ बात हो रही है बड़े समय की। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट्स हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों में बैलेंस या उन दोनों में एक संतुलन बनाना भी ज़रूरी है, वो भी बिजनेस फाइनेंस के अंदर आता है। एंड लास्टली डिविडेंड मैनेजमेंट, लाभांश प्रबंधन। डिविडेंड या लाभांश होता क्या है? डिविडेंड वो रिटर्न है जो शेयर होल्डर्स या जिन्हें हम कहते हैं अंशधारक, उन्हें दिया जाता है कंपनी के द्वारा। डिविडेंड देना, कितना प्रतिशत देना है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिसीजन के लिए। क्योंकि अगर एक साल आपको ज़्यादा मुनाफा हो गया, आपने ज़्यादा दे दिया, लेकिन उससे क्या होगा, अगले साल के लिए भी शेयर होल्डर्स की उम्मीद बन जाती है, और अगले साल अगर कम दोगे तो डेफिनेटली गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर बहुत कम दे रहे हो तो मार्केट में शेयर्स की कीमतें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, आपको एक बेसिक स्टेबल कांस्टेंट रेट पे डिविडेंड्स पे करने चाहिए। ये फिनिश होता है आपका स्कोप। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट, नेचर, प्रकृति। बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है? कहते हैं फाइनेंस एक आर्ट भी है, एक साइंस भी, मतलब ये एक विज्ञान भी है, एक कला भी। कला होती है किसी चीज़ को कैसे हम प्रस्तुत करते हैं, हाउ वी प्रेजेंट द थिंग। साइंस होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बिजनेस फाइनेंस आर्ट भी है, साइंस भी। साइंस के अकॉर्डिंगली हम बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, बहुत चीज़ों को हम चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं पैसा कहाँ से लिया जाए, फिर उन्हें कहाँ पे लगाया जाए। ये भी एक आर्ट है। तो बिजनेस फाइनेंस साइंस भी है, आर्ट भी है। इसके अलावा एक और एंगल आता है नेचर में, वो है दृष्टिकोण ऋणदाता का, दैट इज आउटलुक ऑफ द लेंडर। उस बेसिस पे नेचर को हम दो पॉइंट्स और लिखते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। सो व्हाट वी से कि बिजनेस फाइनेंस अपनी पूरी जर्नी में इट इज़ बॉर्न, it is growing and it dies, then again it is born. That means with
पैदा भी होता है, बढ़ता भी है, ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन फिर से पैदा होता है। तो बिजनेस फाइनेंस या वित्त चलता रहता है। सेकेंडली, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस फाइनेंस अरेंज तो ईजिली हो जाता है, लेकिन उसको अरेंज करने के खर्चे अलग अलग सोर्सेस के अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने शेयर्स के थ्रू पैसा लिया तो शेयर्स को अरेंज करने की कॉस्ट, फिर उन पे डिविडेंड देना पड़ेगा, फिर उनका ओनरशिप या मैनेजमेंट में हिस्सा, ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर आपने लोन लिया है तो लोन की कॉस्ट, लोन पे इंटरेस्ट। इसका मतलब है हर सोर्स का कॉस्ट पैटर्न अलग होता है, हर सोर्स का इंटरेस्ट पैटर्न अलग होता है और उनका रीपेमेंट पैटर्न अलग होता है। तो पैसा अरेंज तो हर जगह से हो जाता है, लेकिन उनके ये तीनों एलिमेंट, कॉस्ट, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कीमत, ब्याज और वापसी की शर्तें, अलग अलग होती हैं। तो आपको हर पहलू को देखते हुए उनके सोर्सेस को डिसाइड करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।